हेलो गाइस, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोहर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि बोहर ने जो है क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को रिलेट कर दिया, यानी को रिलेट कर दिया कि इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स की तरीके बिहेवियर शो करेगी। तो आइए समझते हैं बोहर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें। क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मैक्रोस्कोपिक बॉडी। क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैक्रोस्कोपिक बॉडी का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सका। जब ये नहीं किया जा सका तो इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद बोहर ने क्वांटम बेस्ड यानी प्लैंक की थ्योरी, बोहर ने क्वांटम बेस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन दिया, यानी कि प्लैंक की थ्योरी के बेस पर उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन दिया। अगर हम फाइनली ये बात करें कि किस बेस पर, तो एक तरीके से उन्होंने क्वांटाइजेशन के बेस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन दिया। इसी के बेस पर उनके ये टू पोस्टुलेट थे। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर क्लासिकल फिजिक्स जो है क्वांटम फिजिक्स की तरीके बिहेवियर शो करे। बोहर करस्पॉन्डिंग मॉडल की डिफिनेशन की बात करें तो इन दिस मॉडल फॉर लार्ज क्वांटम नंबर, लार्ज क्वांटम नंबर अगर हम ले लें तो क्लासिकल थ्योरी इज वैलिड टू क्वांटम थ्योरी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो है क्वांटम फिजिक्स की तरीके बिहेवियर शो करती है। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है? द प्रेडिक्शन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स फॉर द बिहेवियर ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम मस्ट करस्पॉन्ड टू द प्रेडिक्शन ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स in the limits in which the quantum numbers specifying the state of the system become very large, यानी कि लार्ज नंबर के लिए क्लासिकल फिजिक्स इक्विवेलेंट टू क्वांटम फिजिक्स। ये डिफिनेशन का मीन्स है। इसमें देखिए, हम लोगों ने बोहर मॉडल की हेल्प से हाइड्रोजन एटम की रेडियस और उसमें रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर ली थी, और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए हैं बोहर मॉडल के, उसमें आप जाकर वेलोसिटी और रेडियस का फार्मूला देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट इज गिवन बाय r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई n e स्क्वायर। ये हो गया बोहर रेडियस कह लीजिए या हाइड्रोजन एटम की रेडियस। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट, इस परमिटेड ऑर्बिट यानी इस रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ये तो वैल्यू हो गई, क्लियर है। अब हम यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एक क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और दूसरी जो है यहां पर क्वांटम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और दोनों का हम फिर रिलेशन देखेंगे क्या आता है। अब हम लोग यहां पर क्लासिकल फ्रीक्वेंसी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फिर क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है। किसके लिए? लार्ज क्वांटम नंबर के लिए। लार्ज क्वांटम नंबर के लिए क्लासिकल फ्रीक्वेंसी और क्वांटम फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन आता है, यही अब हमें चेक कर। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है और यहां पर चार्ज क्या होता है Ze, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? रेडियस r होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। तो यही इसका रेडिएशन होगा। रेडिएशन होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग यानी रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
और एनर्जी रेडिएंट करता है, तो एनर्जी रेडिएंट करेगा तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कोई ना कोई। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया गया, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन क्लोज ऑर्बिट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ये जो रेडिएंट फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, क्योंकि ये ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी एफ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। यानी ये फ्रीक्वेंसी किसकी ले ली हमने, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पर। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t यानी कि टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी है, और ये सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा इसका 2πr। तो यहां पर टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी 2πr अपॉन v। तो देखिए यहां पर ये हमने लिख दिया फार्मूला, t 1/t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन 2πr। v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r क्या है, ऑर्बिट की रेडियस है, और v क्या है, वेलोसिटी। और ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, उठा के ये r और v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इन दोनों में पुट कर दीजिए। अब देखिए ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को ओनली हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, f से। v की वैल्यू क्या है, यहां पर ये पुट कर दीजिए, v की वैल्यू है e² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH अपॉन 2πr। r की वैल्यू क्या दी है यहां पर, r की वैल्यू दी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई एन ई स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दिए। देखिए यहां से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू आ जाए उसको लिख दीजिए, f इक्वल टू ई, और ये देखिए ऊपर चला, ये वाला टर्म्स ऊपर चले जाए, ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा, एन ई की पावर 4, देखिए ई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई की पावर 4, बाकी ये वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एन नीचे आ जाएगा और ये एच भी नीचे, देखिए ये एन एच दोनों नीचे आ जाएंगे, तो एन क्यूब और एच क्यूब ये दोनों हो जाएंगे। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहां पर, एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, और ये 1 अपॉन एन क्यूब अलग लिख देते हैं, एन क्यूब को हमने अलग कर दिया। अब ये देखिए किसके बराबर है, r इक्वल टू एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। रेड वर्क कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, रेड वर्क कांस्टेंट की वैल्यू होती है r इक्वल टू एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी। यहां वैल्यू क्या लिखी है, एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको देखिए इतनी वैल्यू यहां लिख लीजिए, आर ये सी ले आइए यहां पर, और ये 8 लिखा है ना, इसको 2 ऐसे कर दीजिए, तो अब ये किसके बराबर हो जाए, एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब। ये आगे वैल्यू कि नहीं आगे, तो ये वैल्यू यानी एम ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए इस जगह 2rc पुट कर दें, यानी इस जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दें, 2rc वैल्यू पुट कर देंगे, 2rc, और ये क्या आ जाएगा एन क्यूब। क्लियर है। तो ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई।
क्लियर है, यानी ये क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होगी। यहां तक समझ में आ गई बात। अब आप इसको क्या करिए, ये हमारा काम खत्म हो गया इसका। अब हम यहां पर निकालेंगे क्वांटम फ्रीक्वेंसी, यानी क्वांटम के बेस पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्लियर है। अब देखिए बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहां पर। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल सेकंड पोस्टुलेट, क्वांटम मैकेनिक्स में अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या वैल्यू होगी इसकी, एच न्यू इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। यही तो फार्मूला होता है। अब ये रेडिएशन कैसे होता है, क्वांटम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडिएशन कैसे होता है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहां क्या करते हैं, परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये क्या होगी स्टेज आई, ये क्या स्टेज होगी फाइनल। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, इनिशियल स्टेज इसकी क्या होगी, यानी ग्राउंड स्टेट ये हुई। जब हम इसको एनर्जी दे देंगे तो ये क्या करेगा, हायर लेवल में जंप कर जाएगा। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, यानी हीट दे दें या किसी अदर प्रोसेस से एनर्जी दे दें, तो ये क्या करेगा, यहां पर ग्राउंड से किस में आ जाएगा, एक्साइट होकर किस में पहुंच जाएगा, हायर लेवल में चला जाएगा, यानी इस जगह आ जाएगा। अब जब यहां पहुंच जाएगा तो ये 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद एनर्जी रेडिएंट करते हुए वापस अपने इस ऑर्बिट में यानी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो फाइनल से ये इनिशियल में आ जाएगा, फाइनल से इनिशियल स्टेज में वापस आ जाएगा। क्लियर है ना। तो उस समय यहां पर जो ये रेडिएशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू। यही जो है बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट था। क्लियर है, यही क्या था, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था। तो अब ये फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट उसको लिख के यहां पर सॉल्व करते हैं। और ध्यान रखिएगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ये रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी का फार्मूला नहीं ड्राइव करेंगे, हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, यहां पर हम डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखेंगे। क्लियर है। तो आप देखिए इस डायग्राम का काम खत्म हो गया है। अब हम जो है यहां पर फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल न्यू इक्वल टू आर सी, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। न्यू आर सी ऐसे लिखा रहने दीजिए और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, NF स्क्वायर NI स्क्वायर, और ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो NI स्क्वायर माइनस NF स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर भी यही फार्मूला लगा देते हैं NI और NF के लिए। तो न्यू इक्वल टू आर सी, और नीचे तो वैल्यू यही रह जाए, यही होगी NF स्क्वायर NI स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगी, एक ब्रैकेट में NI प्लस NF आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगी वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगी NI माइनस NF। क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्रांजिशन हुआ था, यानी कि ये जो हमने मॉडल बनाया था, यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब यहां से फाइनल से इनिशियल आता है तो फाइनल की क्वांटम नंबर अगर हम n मान लें तो जब इसमें आएगा यानी ग्राउंड स्टेट में तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट यही तो है इसकी वैल्यू। देखिए फाइनल से इनिशियल के बीच में एक ही सेल का तो अंतर है भाई, ये लेवल है n, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। फाइनल लेवल अगर हम n मान लें, लार्ज नंबर है ये, तो
ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन जो हुआ है वो किस में हुआ है, n+ में हुआ है। अगर हम फाइनल वाले को n मान लें तो अंदर वाले का कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो nf की जगह पे n पुट कर दें और ni की जगह पर n+1 पुट कर दें। क्लियर है? अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आती है। न्यू इक्वल टू RC ऐसे रहा, एक ब्रैकेट में देखिए ये ni है तो n+1 आ जाएगा, और यहां पर देखिए क्या है, एक ब्रैकेट में ni प्लस nf लिखा है, तो यहां पर n+1 और n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी ब्रैकेट में वैल्यू, एक ब्रैकेट में आ जाएगी 2n+1, और दूसरे वाले ब्रैकेट में पुट करेंगे तो n+1 माइनस n, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और नीचे भी यही वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगी वैल्यू n² और n+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, n क्या है, लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो कि क्या है, जो कि एक वेरी लार्ज नंबर है। यहां पर यही कंडीशन लगा है, वेरी लार्ज नंबर के लिए, वेरी लार्ज नंबर के लिए हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां पर क्लासिकल और क्वांटम के बीच में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए n इज ए वेरी लार्ज, जब वेरी लार्ज होगा तो 1 क्या हो जाएगा, निग्लेजेबल हो जाएगा। देखिए जब n वेरी लार्ज हो जाएगा तो 1 को हम क्या करेंगे, यहां पर निगलेक्ट मान लेंगे, तो यहां से भी 1 निगलेक्ट हो जाएगा और यहां से भी 1 निगलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जब निगलेक्ट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तब वैल्यू आ जाएगी न्यू इक्वल टू RC। तो देखिए यहां से 1 हट निगलेक्ट हो जाएगा, निग्लेजेबल है तो हट जाएगा यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 2n आ जाएगा। और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, n² और यहां से n+1 लिखा है, तो यहां पर भी 1 यानी n के कंपेयर में 1 बहुत छोटा है तो उसे आप हटा दीजिए, तो ये आ जाएगा n², दोनों जगह n² आ गया, एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी इससे। अब न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, RC2 अपॉन n की पावर 3, ये तो वैल्यू आ गई। तो फाइनल अगर हम रिजल्ट देखें यहां पर, न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू इक्वल टू 2RC अपॉन n³। अब देखिए ये न्यू फ्रीक्वेंसी निकालिए 2RC अपॉन n³, और यहां पर क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकालिए 2RC अपॉन n³, दोनों में ही क्या होगी, वैल्यू बराबर आ गई। ये फ्रीक्वेंसी क्वांटम फ्रीक्वेंसी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज क्वांटम नंबर क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड हो जाती है क्वांटम फिजिक्स के लिए। आप देखिए यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट, न्यू इक्वल टू f।